हेलो एवरीवन। CSIR UGC नेट के लिए हम PYQ सीरीज़ को स्टडी कर रहे थे। इसके लिए हमने सबसे पहले जून 2024 का जो पेपर था उसको सॉल्व किया है, राइट। तो इस सीरीज़ में हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द बेस पीक्स M/Z in the EI mass spectra of compounds P and Q appear respectively at। तो बेस पीक की यहाँ पर बात की गई है कि बेस पीक यहाँ पर क्या होगी। तो बेस पीक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोस्ट इंटेंस पीक होती है इन अ स्पेक्ट्रम एंड वो असाइन करती है 100% इंटेंसिटी को, ठीक है। तो बेस पीक के बारे में हमने इसमें बताना है। EI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, ठीक है। EI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंड इट इज़ अ प्रोसेस which results in the ionization and subsequent fragmentation of a molecule, right। एंड मास स्पेक्ट्रा देखिए, यहाँ पर मास स्पेक्ट्रा की बात की गई है तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है आपके पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में M/Z वैल्यूज निकालना आपको अच्छे से सिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक को हमने P माना और एक को Q, ठीक है। तो P अगर आप यहाँ पर एक कंपाउंड को देखें, P कंपाउंड को, तो ये अंडरगो करा है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को और फॉर्म करा है ट्रोपाइलियम आयन को। ट्रोपाइलियम आयन को ये फॉर्म कर रहा है एंड इसकी जो M/Z वैल्यू है वो कहाँ पर अपीयर होती है? वो अपीयर होती है 104 पे एज अ बेस पीक। एंड इस प्रोसेस में आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास होगा लॉस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कि लीड करेगा एक स्टेबल आयन को, ठीक है, जो कि आपके पास यही एक स्टेबल आयन की फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है, राइट। तो 4 ऑप्शंस में से आपको पता है कि P की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी? हमने देखा इसकी वैल्यू आती है 104 से, जो कि आपके पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाता है। वहाँ पर हमने अच्छे से ये चीज़ें स्टडी की होती है, ठीक है। M/Z वैल्यू निकालनी आपको वहाँ पे सिखाई जाती है और M/Z वैल्यू यहाँ पर 104 आ रही है फॉर योर P कंपाउंड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो आंसर है वो इन दो ऑप्शन में से एक रहेगा, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्टली आपने ये माइंड में रखना है कि सेकंड एंड थर्ड में से आपके पास एक राइट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये राइट ऑप्शन है सेकंड वाली या फिर थर्ड वाली। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, हमने अभी P की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, तो P की वैल्यू क्या थी? 104। तो ऑब्वियसली Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 107, जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियर है कि जो आपके पास ये कंपाउंड होता है दिस वन, इसकी जो M/Z वैल्यू है वो आती है 107 पे, ठीक है। तो आपका जो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 104 एंड 107, दिस वन। ओके, कौन सी वाली? ये वाली ऑप्शन आपके पास राइट है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है द हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ Cr नॉर्मोमाइल 4 इज ड्यू टू। तो Cr नॉर्मोमाइल 4 के यहाँ पर हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी से क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये नॉर्मोमाइल जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये आपके पास बन गया और इसमें क्रोमियम भी है तो हम यहाँ पे क्रोमियम भी अटैच्ड करेंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने नोट्स की प्रेपरेशन करनी है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे बीटा एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम की जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसीलिए हम अल्फा एंड बीटा पोजीशन पहले ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका? दिस वन, इसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल माइल नाइल लिगेंड होता है वो लैक करता है बीटा हाइड्रोजन को, ठीक है, एट दी ब्रिज हेड पोजीशन। कहाँ पर ये लैक कर रहा है? ब्रिज हेड पोजीशन पे बीटा
हाइड्रोजन को ये लैग करा है, जिससे कि आपके पास ये मेक करता है इट मेकिंग बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इम्पॉसिबल एंड दिस लीड्स टू हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2, दिस वन, द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन लीडिंग टू अ ब्रिजहेड ओलेफिन। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल नाइल है वो एक लिगेंड की तरह काम करा है, जो लैग करा है बीटा हाइड्रोजन को ब्रिजहेड पोजीशन पर और बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन को इम्पॉसिबल बना रहा है, जिसकी वजह से आपके इस कंपाउंड की हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट्स फॉर हाइड्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर हाइड्रेट्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स में, जो कि आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं P, Q एंड R। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? ये एक ऐसा पैरामीटर है जो अलाउ करता है दैट मेजर हाउ लाइकली अ लार्जर ऑब्जेक्ट इज टू ब्रेक अपार्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि कैसे एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लार्जर ऑब्जेक्ट है, वो छोटे या फिर स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको मापने का एक ये तरीका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर हाइड्रेट्स। तो फॉर हाइड्रेट्स ये क्या इंडिकेट करा है? इट इंडिकेट द ईज विथ विच द हाइड्रेट फॉर्म डिसोशिएट्स बैक इनटू द कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड वाटर। सो यहाँ पर आपके पास ये पूरा का पूरा रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, ये कंपाउंड है, इससे ये बना और वाटर। ठीक है, तो आप इसमें देखिए जो कंपाउंड आपके पास रहता है P, दिस वन, जो कंपाउंड P है इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, जिसको हम CH3 से डिनोट करते हैं, वो लीस्ट बल्कि है, जो कि अलाउ करा है हाईएस्ट स्टेबिलिटी इन दी हाइड्रेट फॉर्म, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा? लोअर KD देन Q एंड R। यहाँ पर हम बात करें हैं KD, आप यहाँ पे भी देख सकते हो KD, तो KD का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो एज अ कांस्टेंट यहाँ पर लेके आप सभी को पता है KD। ठीक है, तो इस P कंपाउंड में क्या बात की गई? जो मिथाइल है वो लीस्ट बल्कि ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हाईएस्ट स्टेबिलिटी को फॉर्म करने में मदद करता है हाइड्रेट में। इसकी वजह से इसके पास क्या होगा? लोअर डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा एज वी कंपेयर्ड इट विद द Q एंड R। फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड हम बात करेंगे कंपाउंड Q के बारे में। सो कंपाउंड Q में आप देखिए CCl3 ग्रुप है, जिसे हम ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इस Q कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से कि आप में जो स्टेबलाइजेशन पावर है हाइड्रेट्स की वो ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इसके पास क्या होता है? लोएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अमंग दी कंपाउंड। ठीक है, इसके पास क्या हो गया? लोएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा Q के पास। ठीक है, और हमने P के बारे में जब बात की थी तो P का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा था? लोअर, नॉट लोएस्ट, इसके क्या था? लोअर, इसके पास है लोएस्ट। और अब बात करते हैं हम R के बारे में। तो R यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप है इसमें आप देखिए दो ग्रुप यहाँ पे दिए गए, मिथाइल एंड PH। तो PH यहाँ पर क्या है? फिनाइल ग्रुप है, PH इज फिनाइल, फिनाइल ग्रुप है, या फिर हम इससे कह सकते हैं कि आपके पास C6H5 ग्रुप है। PH यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये आपके पास एज अ बल्की ग्रुप होता है, जो इंट्रोड्यूस करता है स्टेरिक हिंड्रेंस को, जिसकी वजह से ये मेक करता है हाइड्रेट लेस स्टेबल कंपाउंड देन Q से आपके पास ये क्या होगा? लेस स्टेबल कंपाउंड होगा, इससे ज़्यादा ये होगा लेस स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो आपको इससे क्या पता चला कि इसके पास तो होता है अपना लोएस्ट, ठीक है, और जो आपके पास R है वो Q से लेस रहेगा और P भी लेस रहेगा। तो अब हमने करना है इस राइट ऑप्शन को चूज़। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर हाइड्रेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो कि P Q R थे।
तो हमने अब करेक्ट ऑर्डर को बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट को हाइड्रेट के रिस्पेक्ट में, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने बता दी है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, RQP, ठीक है, R इज QRP एंड PQR। तो पहला है R इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन P। तो देखिए हमने बात की थी कि आपके पास ये लोएस्ट रहेगा, सबसे पहले तो ये, ठीक है, लोएस्ट रहेगा, और P भी आपके पास लोएस्ट या लोअर था देन Q एंड R, ठीक है, और R भी आपके पास था लीस्ट था, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए लोएस्ट की बात की गई है कि आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा कम किसके पास होगा, Q के पास होगा, और ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर Q यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग R इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन Q। तो जो करेक्ट ऑर्डर एंड रहेगा इसके लिए वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, R इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, सबसे पहले R फिर P फिर Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो अगर हम इसका मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल एज इट रहेगा, यहाँ पर I2 है एंड SiMe3 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा I2, इसका कुछ ज़्यादा कम है, तो आई थिंक ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहती है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन है, और हमने बनाया था फर्स्ट वाला प्रोडक्ट या दिस वन। तो जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन अरेनियस इक्वेशन इज। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके पास अराइज होना चाहिए वो होना चाहिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता क्या है। और अरेनियस इक्वेशन आप सभी को मालूम है, हम +1 +2 से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है। तो प्री एक्सपोनेंशियल को हम और क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम इसे और कहते हैं, जो कि एज अ कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। क्या है ये, एक कांस्टेंट है अरेनियस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एज अ कांस्टेंट ये रहता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका काम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये कितनी फ्रीक्वेंसी से आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसको बताने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। तो ये डाउट तो आपके पास क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स इनमें से 3 स्टेटमेंट आपके पास गलत है और एक स्टेटमेंट आपके पास राइट है। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है वो हमने देखना है। तो पहले बात करते हैं अरेनियस इक्वेशन की कि अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन को हम लिखते हैं K इज इक्वल टू A, यहाँ पर हम E लिखेंगे माइनस EA ओवर RT। तो ये आपके पास होती है अरेनियस इक्वेशन, राइट। तो K इसमें क्या है आपके पास, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट, ठीक है, और A आपके पास है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसकी हमने अभी अभी बात की, जो फ्रीक्वेंसी को बताता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच जो कोलिजन हो रहा है उस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एंड EA की अगर हम बात करें तो EA आपके पास होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एंड R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है, राइट। तो आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन था, हमने एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहली ऑप्शन है इट इज डायमेंशनलेस, राइट, इट necessarily has s-1 in its dimension regardless of the order of the reaction. It does not necessarily have s-n
-1 in its dimension. Fourth है it has concentration in its dimension regardless of the order of the reaction. तो आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन रीड की, आपको क्या पता चला कि सभी में डायमेंशन की बात की गई है। ठीक है, सभी ऑप्शन में डायमेंशन की बात की गई है, तो या ऑब्वियसली डायमेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जो इसमें S-1 यूनिट यूज़ की गई है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देखिए यूज़ किया गया है, वो भी इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो A है, ठीक है, उसके पास अपना डायमेंशन होता है S-1 का। ओके, तो जो कंपटीशन हमारे पास ऑप्शन में रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में। इट डज नॉट नेसेसरली हैव S-1 इन इट्स डायमेंशन एंड इट नेसेसरली हैज़ S-1 इन इट्स डायमेंशन। तो दो ऑप्शन यहीं से क्लियर होते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन आपके पास एक राइट रहेगी। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो यूनिट होता है या फिर डायमेंशन होता है वो S-1 होता है। इसीलिए इस लॉजिक को यूज़ करके हम अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी या फिर करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि S-1 इसके पास अपना डायमेंशन रहेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हम 11th-12th क्लासेस को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, या फिर लोअर क्लासेस में भी हमने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। ओके, तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अरेनियस इक्वेशन में डायमेंशन होता है S-1 का। और अरेनियस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है जो प्लॉट करने के लिए आता है उससे रिलेटेड भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, जो दिसंबर 2023 या फिर जून 2023 का पेपर था उसमें भी आपसे अरेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है द मेटल्स इन द एक्टिव साइट्स ऑफ एसिटाइलिन हाइड्रेटेस, यूरिएस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड सल्फाइड ऑक्सीडेस रिस्पेक्टिवली आर। तो एक्टिव साइट की बात की गई है मेटल्स में, ठीक है, जिसमें कि एसिटाइलिन हाइड्रेस के लिए कौन सी आपके पास एक ऐसा मेटल है जो एक्टिव साइट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या वो आपके पास टंगस्टन रहेगा, राइट, या फिर वो आपके पास निकल रहेगा, ठीक है, या फिर वो आपके पास जिंक रहेगा, ओके, या फिर आपके पास मोलिब्डेनम रहेगा। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि कौन सी एक्टिव साइट आपके पास इन में रहने को मिलती है आपके पास। ठीक है, तो एसिटाइलिन हाइड्रेटेस की अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को। हम बात करेंगे एसिटाइलिन हाइड्रेटेस के बारे में। तो इसको हम AH से डिनोट करेंगे सबसे पहले फॉर इजी एक्सप्लेनेशन। तो ये एक एंजाइम आपके पास होता है। दिस एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू एसिटल्डिहाइड थ्रू हाइड्रेशन। तो इस प्रोसेस में या इस एंजाइम का यूज़ कहाँ होता है, जब हमने एसिटाइलिन को कन्वर्ट करना होता है, कहाँ पर, एसिटल्डिहाइड में, CH3CHO में जब हमने इसको कन्वर्ट करना होता है एसिटाइलिन को, तब हम यूज़ करते हैं AH का। ठीक है, तो एक्टिव साइट जो होती है एसिटाइलिन के लिए वो कंटेन करती है टंगस्टन, अ ट्रांजिशन मेटल दैट फैसिलिटेट फॉर एसिटाइलिन हाइड्रेशन। तो एक्टिव साइट कौन सी होती है, AH के लिए टंगस्टन रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे W, राइट। सेकेंड हम बात करें यूरियस के लिए, तो यूरियस कैटेलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2 एंड अ रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो यूरिया होता है, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में और साथ में CO2 में,
और ये आपके पास हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जो एक्टिव साइट है यूरियस की, ठीक है, यूरियस की जो एक्टिव साइट है वो कंटेन करती है निकल को, एंड निकल एसेंशियल होता है फॉर बाइंडिंग यूरिया एंड प्रमोटिंग इट्स डिकम्पोजिशन। तो निकल ही आपके पास एक रिस्पॉन्सिबल मेटल की तरह यूज़ करा है यूरिया की बाइंडिंग के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए उसकी डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, एंड यूरियस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन निकल डिपेंडेंट एंजाइम। तो निकल डिपेंडेंट एंजाइम आपके पास यूरियस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड यूरियस के लिए। इसके लिए हमने टंगस्टन बात की थी कि एक्टिव साइट टंगस्टन रहेगी और इसके लिए निकल रहेगी। ओके, थर्ड है आपके पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस is a protease enzyme that remove the terminal amino acid from a carboxyl end of peptides and protein। तो एक ऐसा प्रोटीज एंजाइम है जो रिमूव करता है टर्मिनल अमीनो एसिड को, ठीक है, और फॉर्म करेगा आपके पास कार्बोक्साइल एंड को पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स में। कहाँ पर? पेप्टाइड और प्रोटीन की में। ओके, तो इसके लिए जो एक्टिव साइट रहेगी वो होती है आपके पास जिंक। ठीक है, जिंक यहाँ पर आपके पास एक्टिव साइट रहेगी फॉर योर कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। तो अभी तक आपको पता चलिए क्या होगा कि इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की इसके लिए W हो गया, इसके लिए Na हो गया, इसके लिए आपके पास जिंक हो गया। अब लास्ट बचता है सल्फाइड ऑक्सीडेज। तो ऑब्वियसली इसके लिए MO यहाँ पर रहेगा, एंड जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी इस ऑप्शन में देखिए वो है सेकंड। ठीक है, WNiZn एंड MO इज द राइट आंसर। तो सल्फाइड ऑक्सीडेज आपके पास एक कैटालाइसिस प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है सल्फाइड की। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? सल्फाइड की SO3 2 नेगेटिव की एंड सल्फेट की SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड एंड सल्फेट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और एक क्रिटिकल रिएक्शन है इन सल्फर मेटाबॉलिज्म। तो कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है? सल्फर मेटाबॉलिज्म में। ओके, और इसमें एक्टिव साइट आपके पास MO रहती है, मोलिब्डेनम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेट्स रूल, जो कि आपके पास MSc फर्स्ट सेम में था, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको सेकंड या फिर थर्ड में भी हो सकता है या फिर फोर्थ में भी हो सकता है, एज़ पर योर यूनिवर्सिटी कि आपको कौन से सेमेस्टर में ये रूल पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो वेट्स रूल आपके MSc से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ओके, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है जब आप पढ़ रहे होते हो मास्टर लेवल में। ठीक है, तो इस रूल से रिलेटेड आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है TeB9H11 का। तो आपने बताना है कि किसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली हम सभी को मतलब पता ही होगा कि निडोबोरेन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने इसकी बेसिक्स अगर आपको पता है तो आपको इसका राइट आंसर भी पता होगा। ठीक है, तो इसके आपने बेसिक रूल्स देख लेने हैं और वेट्स रूल में जितने भी आपके पास कंपाउंड है उन सभी के एग्जाम्पल को आपने स्टडी कर लेना है। ठीक है, तो वेट्स रूल की अगर हम बात करें तो एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ बोरोन क्लस्टर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अदर क्लस्टर कंपाउंड। ओके, बोरेन की क्या स्ट्रक्चर बनेगी, क्या शेप है, या फिर उसके जो अदर क्लस्टर कंपाउंड्स हैं उनकी क्या शेप रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी, उसकी स्टडी के लिए, उसकी गाइडलाइन के लिए हम वेट्स रूल को स्टडी करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास ये एग्जाम्पल था इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, निडोबोरेन का ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है अबाउट द डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ फ्यूरेन एंड मैलिक एनहाइड्राइड। तो फ्यूरेन का तो आप सभी को डायग्राम पता ही होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर O,
ठीक है, इस तरीके का आपके पास डायग्राम बनेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर थोड़ा ढंग से शो नहीं हो रहा है। तो फ्यूरेन का डायग्राम ये होता है। और मैलिक एनहाइड्राइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C2H2CO2O, मैलिक एनहाइड्राइड। तो हमने इन दोनों के बीच का स्टेटमेंट प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन। तो हमने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सी ऑप्शन आपके पास राइट होगी। तो अगर बात करें इन दी डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन बिटवीन फ्यूरेन एंड मैलिक एनहाइड्राइड, द एक्सो प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड ड्यू टू इट्स हायर स्टेबिलिटी कंपेयर टू दी एंडो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा इस स्टेटमेंट से कि राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगी। तो यहाँ पर बात की गई है जो एक्सो प्रोडक्ट है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, फेवर्ड किया जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी क्या होती है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है। एक्सो के पास हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर्ड विथ एक्सो। अब हम बोल सकते हैं कि एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट को हम कैसे पहचानें डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन में। ठीक है, एक्सो वर्सेस एंडो प्रोडक्ट। इन डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन द एंडो प्रोडक्ट इज ऑफन kinetically favored while the exo product is thermodynamically favored. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या रहेगा और क्यों रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट रहेगी ताकि मुझे भी थोड़ा रिव्यू हो पाए कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये एज अ होमवर्क आपके लिए रहेगा। ओके, और फिर भी अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर ना मिले, समझ में ना आए, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दिस वन, द corresponding बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली आर। तो इसमें हमने बेसिकली क्या बात की है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्यों आ रहा है, इसका भी आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये टोटल आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए जिसका आपको मुझे आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पर ये क्यों रह रहा है ये आपने मुझे बताना है। ओके, उसके बाद इस पार्ट में जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है वो है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्लोप्स फॉर द P वर्सेस T प्लॉट ऑफ वेरियस फेजेस बाउंड्रीज इज। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें बेसिकली करेक्ट ऑर्डर के बारे में ही बात की गई है मोस्टली, कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट हमने बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, फेज डायग्राम दिया गया है, फेज बाउंड्रीज दी गई है जो कि रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 फेजेस ऑफ द मैटर सच एज सॉलिड लिक्विड, सॉलिड वेपर एंड लिक्विड वेपर। राइट, एंड यहाँ पर स्लोप की बात की गई है, द स्लोप ऑफ P वर्सेस T प्लॉट फॉर डिफरेंट फेज बाउंड्रीज कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ Clausius-Clapeyron equation which describe how pressure varies with temperature for phase transition। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या यूज़ किया गया है, Clausius-Clapeyron इक्वेशन को यूज़ किया गया है। एंड उसके बिहाफ पे आपके पास यहाँ पे जो स्लोप देखने को मिलता है P वर्सेस T का, उसके लिए जो फेस बाउंड्रीज है वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि सॉलिड लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड वेपर एंड सॉलिड वेपर इज ग्रेटर देन लिक्विड वेपर। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये आपके पास जून 2024 में आ चुके हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए उनके आंसर प्लीज़ दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है।